उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तबसरे पे तबसरा के स्पेशल लाइव सेशन में तमाम हजरात को खुशामदीद। आज मेरे साथ एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जनाब रिजवान डंडोत साहब। रिजवान साहब को मैंने इसलिए दावत दी क्योंकि ये उन पॉलिटिशियंस में से हैं, उन सियासतदानों में से हैं जो अपनी पार्टी लाइन से हट कर वाकई में अपने हल्के की आवाम के लिए, अपने लोगों के की खिदमत कर रहे हैं। वो इस बात से हटके कि वो इलेक्शन यानी पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं या नहीं, वो अपनी अवाम की, अपने लोगों के दरमियान मौजूद हैं। और जब मेरी रिजवान साहब से बात हुई तो और इनके लोगों जो हल्के के लोग हैं उनको पता लगा कि रिजवान साहब जो है वो मेरे प्रोग्राम पे आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि मुझे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे जो उस्ताद हैं, गुरु हैं, उनको आप लेकर आ रहे हैं। और दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी राजा रिजवान साहब। राजा रिजवान साहब की बहुत सारी खिदमात हैं चकवाल शहर के लिए, जहां से रिजवान साहब का ताल्लुक है। और वहां पे इन्होंने एक एम्बुलेंस सर्विस जो है उसका आगाज किया है, बेनजीर एम्बुलेंस। और मैं दोबारा कहूंगा, ये इस वक्त इक्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद ये अगर अपने हल्के की आवाम की इतनी खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ इतना प्यार कर रहे हैं, तो ये इनके बेलोस होने के लिए काफी है। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही जबरदस्त चीज मुझे पता लगी, वो ये थी कि कोरोना के दौरान में जहां पर हुकूमती इदारे जो हैं वो बिल्कुल कोलैप्स थे, वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे थे, तो राजा रिजवान साहब वाज वन ऑफ दोज गाइज इन चकवाल, जिन्होंने वहां पे स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया, वहां पे लोगों को सपोर्ट किया। और मुझे जिन साहब ने बताया उनकी वजह से मुझे पता चला, अदरवाइज इन्होंने इसके बारे में कुछ प्रमोट नहीं किया। और इसके अलावा वहां पर एक इन्होंने जो मजदूर आते हैं वहां पे माइंस में और डिफरेंट इस तरह के काम करते हैं, उनकी अगर कहीं पे कुछ डेथ हो जाए या कुछ इस तरह का सिलसिला, तो ये उनको बाकायदा तौर के ऊपर इन्होंने वहां पे एक कब्रिस्तान बनाया ताकि उनकी तदफीन इज्जत और एहतराम से की जा सके। और इसके अलावा ये बहुत से ऐसे वेलफेयर के काम कर रहे हैं चकवाल शहर के लिए। और यही वजह है कि जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, चकवाल शहर की आवाम इनसे प्यार करती है, इनसे मोहब्बत करती है। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, माय प्लेयर। बहुत शुक्रिया जिले भाई, आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी अपने लोगों से एड्रेस हो सके सोशल मीडिया के थ्रू, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा राजा साहब, आप इस वक्त एक हल्के की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हल्के की जो एक सियासत है उसमें एक बहुत तब्दीली आई है। और स्पेशली पीपल्स पार्टी के झंडे तले एक हल्के की सियासत करना, जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल काम हो चुका था। तो आप कैसा इसको फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप वहां पे हल्के में क्या आपको फीडबैक मिलता है, लोग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको क्या मुश्किलात हैं और किस तरह से आप चीजें लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं जहाँ तक आपने कहा कि मुश्किलात, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात नहीं है बल्कि ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटी है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो मैं आज भी समझता हूँ कि जिन मैसेज को, जिन लोगों को, जिस कम्युनिटी को मेरी पार्टी एड्रेस करती है, उन मैसेज उस कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए इस मुल्क में कोई जमात नहीं है। तो आई फील रियली प्राउड कि मुझे मेरे चेयरमैन ने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, और मैंने 2018 का इलेक्शन अपनी जमात से कॉन्टेस्ट किया, और दिस वाज अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर मी। मैं समझता हूँ कि ये जो फ्लैग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये मेरी पैदाइश से पहले का मेरे घर में मौजूद है। तो मुझे पॉलिटिक्स तो होती है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स आपके अपना पैशन बन जाए, अपना शौक बन जाए, और आपकी पसंद का नारा और आपकी पसंद का फ्लैग मिल जाए, तो इट्स अ ब्लेसिंग। मुझे अम, बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा जिस जमात से तल्लक है और था, और मेरे बुजुर्गों का जिस जमात से तल्लक था, और मैं पॉलिटिक्स में जिस आइडियोलॉजी से बिलीव करता हूँ, उस आइडियोलॉजी को एड्रेस करने के लिए द ओनली पार्टी इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राइट। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा मुल्की हालात की तरफ भी चलते हैं, और जिस तरह के आपने अभी देखा कि पिछला हफ्ता पूरे का पूरा ये जो हमारा गुजरा है, ये इसमें एक इंतहाई अलमनाक वाकया बलूचिस्तान शहर के इलाके मच में पेश आया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आप क्या समझते हैं कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात को कैसे अवॉइड किया जा सकता है?
देखिए, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के ऊपर लाई करती है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह के हालात पहले भी आए पाकिस्तान में। और एक सिलेक्टेड और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो फ़र्क होता है कि जब इस तरह के क्राइसिस 2013 में आए, जब सेंटर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, तो लोगों ने विटनेस किया कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी जमात से थे इसलिए, लेकिन चूंकि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, तो किस तरह इलेक्टेड लोग इन मसाइल का हल निकालते हैं 72 घंटे के अंदर अंदर, उन्होंने अपनी ही हुकूमत को फारिग करके वहाँ गवर्नर राज लगाकर और प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किया। उस वक्त के प्रेसिडेंट उनने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर किया, राजा परवेज अशरफ साहब जो उस टाइम वजीर आजम पाकिस्तान थे, वो खुद पहुंचे और विद इन 72 आवर्स उसका उजाला किया और वहाँ लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ एक माइंड सेट का फर्क है जिले भाई। जब आप सिलेक्टेड लोगों को लाएंगे जिनकी रूट्स इतनी है लोगों में, तो दे डू नॉट नो कि उसको हैंडल कैसे किया जाता है। और जी बिल्कुल। कल कौम पूरी का पूरे 22 करोड़ लोगों को ये सुनकर दुख हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहाँ ब्लैकमेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये उसने प्राइम मिनिस्टर ने ह्यूमैनिटी की इंसल्ट की। और बड़ी माजरत के साथ मैं अपने ही एक मिनिस्टर को सुन रहा था चकवाल से, वो कह रहे थे कि शिया लोगों के साथ जुल्म हो गया है। तो ये किसी मसलक से हम इसको रिलेट नहीं करते, हम किसी फिरके से इसको रिलेट नहीं कर सकते। ये इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है। और बहुत माजरत के साथ कि इमरान खान साहब की बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आई, और मेरे ख्याल पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम उस स्टेटमेंट से नाइड है कि 22 करोड़ का नुमाइंदा जो सिलेक्टेड है, ये आके वहाँ ब्लैकमेलर बैठे हैं और मुझे बुला रहे हैं। लेकिन और आज भी उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर ये तस्दीक नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने उलमा इकराम के कहने पर उनकी आवाज़ को उनकी वर्डिंग्स को रिस्पेक्ट देते हुए उन्होंने तस्दीक की। और रियली सॉरी, मैं समझता हूँ कि स्टेट का फेलियर हुआ है और स्टेट की इंसल्ट हुई है और ह्यूमैनिटी की इंसल्ट हुई है। मैं बीइंग अ सुन्नी ये समझता हूँ कि ह्यूमैनिटी की इंसल्ट हुई है वहाँ पे। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, ये तो खैर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया, आज प्राइम मिनिस्टर साहब फाइनली चले गए और मैं ये कहूंगा कि शायद उन्होंने इस अपनी आर्ग्यूमेंट को जीत लिया, लेकिन इंसानियत जो है वो यहाँ पे हार गई। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बात करूंगा। आपने एक हमारे जो दोस्त हैं न्याजी साहब, उन्होंने एक कमेंट किया मोहसिन चकवाल, फरजंदे चकवाल आपके बारे में। लेकिन मोहसिन चकवाल एक जो है आजकल एक और नारा चला हुआ है चकवाल के अंदर। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों एक अस्पताल का इफ्तिताह किया था, उसको एक खास हस्ती जो है हमारे DGIS साहब, उनसे मंसूब किया जा रहा है। तो वो क्या चक्कर है सर, वो क्या सूरत हाल है? उन्होंने बनवाया वो हॉस्पिटल? जी राजा साहब, आवाज आ रही है आपको? राजा साहब के साथ आई थिंक कनेक्शन हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ है, जो कि इंशाल्लाह ताला कुछ देर में बहाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि राजा साहब कुछ ही देर में दोबारा से ऑनलाइन आ जाएंगे। जी राजा साहब का रिकनेक्ट हो रहा है, और इतनी देर के अंदर अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, बाय द वे मैं बताता चलूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप राजा रिजवान साहब से वो क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कमेंट्स में उन क्वेश्चंस का तस्करा कीजिए, और हम राजा रिजवान साहब से आपके वो सवालात जो हैं इंशाल्लाह ताला वो हम जो है उनसे पूछेंगे। राजा साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। जी राजा साहब, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी प्लीज सर, सॉरी कोई जी। इंटरनेट का अच्छा, प्रॉब्लम। कोई बात नहीं सर। ये तो पाकिस्तान में एक मेरा ख्याल से सिलसिला कुछ ज्यादा हो गया, पहले थोड़ा कम बीच में हुआ था, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों एक अस्पताल का इफ्तिताह किया था चकवाल के अंदर, और उसको मेरे सुनने में आ रहा है कि ये मंसूब किया जा रहा है कि वो DGIS साहब जो है उनकी वजह से बनाया गया था। तो उसकी क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है? ये सियासी काम है, इसमें DGIS साहब कहाँ से इन्वॉल्व हो गए सर? देखिए, फरजंदे चकवाल और फखरे चकवाल बड़े फर्क हैं।
देखिए, DGISI साहब ने वो हॉस्पिटल नहीं बनाया सर। ये तो अपनी नाकामी को DGISI साहब के पीछे हर चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई होती है तो ये कहते हैं फौज हमारे साथ है। सर, मेरे जिले में अगर एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है तो मैं आज भी नहीं समझता कि उसमें DGISI साहब का कोई किरदार है। उसकी बुनियाद जरूर रखी गई है, वल्लाह आलम कब उसके फंड जनरेट होंगे और कब उस पर काम शुरू होगा। लेकिन जिन अजला में DGISI नहीं भी थे, खुर्शीद शाह साहब का जो सक्खर जिला है, खुर्शीद शाह साहब एक पॉलिटिशियन है। और अगर आप सक्खर मेडिकल कॉम्प्लेक्स देखें तो वो एक सियासतदान ने डिलीवर किया है, वो DGISI साहब ने डिलीवर नहीं किया है। तो सक्खर में IB एक की कैंपस है, वहाँ मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो एक पॉलिटिशियन ने डिलीवर किए हैं सर। DGISI साहब का काम नहीं है हॉस्पिटल्स डिलीवर करना, और मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से हम DGISI साहब को पॉलिटिक्स में घसीटे और उनको इस हॉस्पिटल के ऊपर हम अ, कह दें कि वो चकवाल को लीड कर रहे हैं। इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और जहाँ जिन अजला में पिंडी में थे, तो पिंडी में तो बहुत बड़ा पिछली गवर्नमेंट ने इधर किडनी हॉस्पिटल दिया, और यहाँ पर लास्ट गवर्नमेंट में यहाँ पर, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी, नून लीग की गवर्नमेंट थी, उसने यहाँ पर रावलपिंडी में हार्ट का बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बना। तो रावलपिंडी के पास तो कोई DGISI नहीं थे जिन्होंने रावलपिंडी को किडनी इंस्टीट्यूट लेकर दिया और हार्ट इंस्टीट्यूट लेकर दिया, और उसमें दिल का बड़ा अच्छा इलाज है रावलपिंडी में, लेकिन वो किसी DGISI ने नहीं लेकर दिया सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सक्खर जैसे जिले में खुर्शीद शाह साहब एक सियासतदान है, और एक सियासतदान ने अपने सक्खर के लिए सक्खर मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनवाया। ही वॉज नॉट DGISI। सक्खर के पास कोई DGISI नहीं था, लेकिन वहां फिर भी हॉस्पिटल बना। तो मेरी ब्लेसिंग समझें, अगर मेरे इलाके से DGISI हैं तो उनके करने वाले और बहुत काम है। मेरे हर गांव में, मेरी हर यूनियन काउंसिल में एक एक जनरल है। मेरी हर यूनियन काउंसिल में सिपाही से लेकर जनरल तक हैं। तो मेरे जिले को CMH एक दे कर देना चाहते हैं तो मेरे जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें। लेकिन ये लाइबिलिटी है पॉलिटिशियंस की, ये लाइबिलिटी नहीं है DGISI की। दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। हाँ, DGISI साहब अगर मेरे जिले को कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जिले के गाजियों को, शहीदों को, उनके वर्षा को एक CMH हॉस्पिटल दे दें। ये वो चीज है, ये वो है जो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। being DGISI is from a district, this what we expect from DGISI। राइट बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने इस पे क्लैरिटी दी, और वाकई में ये पॉलिटिशियंस का काम है, और क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम उनको वोट देकर सामने लेकर आती है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। सर, पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रक्चर हुआ करता था एक जमाने में पीपल्स पार्टी यूं कह लें कि ग्रास रूट लेवल की पार्टी उर्फे आम में भी समझी जाती थी, अभी भी है, लेकिन एक जमाने में एक इंप्रेशन था कि वाकई में मजदूर जो है, या एक आम लेखक, एक प्रोफेसर भी उठ के पीपल्स पार्टी के सीट के ऊपर आकर बैठता था, इलेक्शन भी लड़ता था, सारा कुछ करता था। लेकिन आज अगर हम तंजीमी बुनियादों पे देखते हैं तो जो यूथ है वो हमें पीपल्स पार्टी में कम नजर आती है। आज हम देखते हैं कि जो आम ग्रास रूट लेवल का बंदा है वो ऊपर के ओहदों पर इवन पार्टी में कम आता है। तो ये पार्टी डेमोक्रेसी है, इसके अंदर कहाँ पे फ्लॉज हैं, और आप क्या समझते हैं कि वो कैसे बेहतर हो सकती है, और बिलावल भुट्टो साहब की सरकर्दगी में क्या ये मजीद बेहतर हो रही है, या क्या सिलसिला चल रहा है? जी, मैं आई डू एग्री कि हर पार्टी में डेमोक्रेसी चाहिए और ग्रास रूट लेवल तक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, एक सब कॉन्टिनेंट का मसला है कि यहाँ लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो पर्सनैलिटीज के साथ होती है। आई डोंट थिंक कि यहाँ आप इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, बांग्लादेश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करें, इवन श्रीलंका, इवन पाकिस्तान, तो यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज के साथ लोगों की एसोसिएशन है। मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी अदर अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर चेयरमैन अदर देन बिलावल भुट्टो साहब। लेकिन जो उनके राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक ये सीटें हैं, तो ये रोटेट होती रहनी चाहिए। इसकी रोटेशन में जैसे खोखर साहब, मुस्तफा खोखर साहब एक
खूबसूरत और नौजवान एडिशन हमारी पार्टी में, और वेद साहब वेरी यंगस्टर्स को वो लीड करते हैं और इज इलेक्टेबल। और इसी तरह सिंध से वहाब साहब बड़ा अच्छा एडिशन है हमारी पार्टी में। मेरी अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी जमात से, वी डू स्टैंड विद आवर पार्टी इन एनी कंडीशन। लेकिन अगर मेरी पार्टी में नौजवानों को मौका मिलेगा, जिस तरह के एतजाज साहब की एक थ्योरी है, मैं एग्री करता हूँ एतजाज साहब की थ्योरी के साथ। वो कहते हैं कि सीनियर्स शुड स्टेप डाउन, सीनियर्स को एक काउंसिल की शक्ल में चला जाना चाहिए, एडवाइजरी रोल में चला जाना चाहिए। जिस तरह वहाब साहब सिंध से आए, जिस तरह मुस्तफ़ा खोखर साहब फ्रॉम इस्लामाबाद, और इस तरह के खुर्रम परवेज साहब, इन लोगों को लारी साहब के फर्जंद है, इन लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को लीड करना चाहिए, ताकि बिलावल साहब जो एक हम लैक कर रहे हैं कि यूथ को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के नौजवान को, बिलावल साहब को अपने राइट लेफ्ट जो सीट्स हैं पोजीशंस चेंज करनी चाहिए। एवरीवन इज देयर एक्सीलेंट, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वन हु हैज प्लेड रोल फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, ही हैज प्लेड एक्सीलेंट, उनकी पार्टी के लिए बड़ी खुशमार है। मेरे जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन से लेकर सब ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हैं। लेकिन ये और डिफरेंट लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और राइट लेफ्ट स्पेशली जो फेसेस हैं वो मेरी पार्टी में अगर रोटेट होते रहेंगे, तो ये मेरा जाती ख्याल है कि ये पार्टी के लिए इसमें मजीद बेहतरी आएगी। और स्टिल आई थिंक कि हम डेफिशिएंट हैं, स्पेशली पंजाब में। हमें अभी भी यहाँ पर कोई मेजर ब्रेक थ्रू के लिए हमें अपनी पॉलिसीज में बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की जो स्पेशली पंजाब है, और ये जो हमारा वाला पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर उनको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, इवन आई वुड रिक्वेस्ट कि तहसील टू तहसील उनको जाना पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के लिए। एज फार एज इज एज इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि इज वेल इक्विप्ड। इससे पहले मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस एज में इतनी ग्रिप के साथ किसी पार्टी की लीडरशिप नहीं देखी। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में एक बड़ी पॉजिटिव लीडरशिप है। और मेरी जमात का हुसन है कि हम लोग इख्तलाफ राय भी रखते हैं, अपनी जमात के अंदर भी रखते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज भी रखते हैं, और लीडरशिप सुनती है। तो मैं अगर आपके प्रोग्राम की वसादत से मैं वहां तक मेरी आवाज पहुंच सके, तो स्टिल आई रिक्वेस्ट माई चेयरमैन कि मेरे जितने सीनियर्स हैं उनको आप जरूर अपने साथ एक एडवाइजरी रोल में रखें। लेकिन मेरी जमात में मेरे यंगस्टर्स को फ्रॉम एवरी प्रोविंस उनको ऊपर आना चाहिए, और एक इससे भी बेहतर नौजवानों की शक्ल में एक अपनी टीम डेवलप करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में दिस वुड बी हेल्पफुल। ये मेरी अपनी जाती राय है। राइट। अच्छा राजा साहब, पीएसएफ जो थी वो एक जमाने में पीपल्स पार्टी की जान हुआ करती थी, और अब जिस तरह की मैंने पहले कहा, पीएसएफ जो है उसके, क्योंकि जाहिर सी बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो एक फैक्ट्री की हैसियत रखती थी, नर्सरी की हैसियत रखती थी, और एक जिसको कहते हैं बड़े सियासतदान, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर आए। तो आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स को प्रॉपरली रिवाइव करने के लिए हमारी हुकूमतों को क्या करनी है? मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं कि हमारी हुकूमतों को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स दोबारा से रिवाइव? देखिए, पॉलिटिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है, और हुकूमतें चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो उसको इनकरेज करना चाहिए। पॉलिटिक्स इटसेल्फ एक पूरा चैप्टर है, और इसमें लर्निंग है। आज मेरे मुल्क में जितनी ऊपर लीडरशिप बैठी है, वो किसी जमात पे हो, तो उसमें से जो मैक्सिमम लीडरशिप ऊपर आई हुई है, 60 to 70% ऑफ द पीपल, वो स्कूल कॉलेज, स्पेशली कॉलेज लाइफ से पॉलिटिक्स में एंटर होकर, और आज वो बड़ी जमातों में बड़े किरदार अदा कर रहे हैं। वो राइट की जमातें हों या लेफ्ट की जमातें हों। तो एक टाइम था जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स को प्रमोट करने में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को इनकरेज करने में जो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब का जो किरदार था, वो बहुत अहमियत का हामिल था। या जमीयत, जिनसे हमारी गो की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जमीयत के अंदर एक स्टूडेंट कल्चर को बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रमोट किया गया उस जमात के अंदर। तो स्टिल पहले जमातों को अपने अंदर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको उसको मुनज़्ज़म करने की
स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। कोई भी जमात हो, पॉलिटिकल जमातों की मैं आज भी समझता हूँ कि बैकबोन है, और इनकरेज करना चाहिए कि पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट, और वो इंस्टीट्यूट जो है वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम कॉलेज लाइफ, और आपको उसको इनकरेज करने के लिए तमाम हुकूमतों को इनकरेज करना चाहिए। और लेट द पीपल चूज देयर ओन मेथोडोलॉजी, जो भी मेथड्स वो अडॉप्ट करना चाहते हैं फ्रॉम देयर कॉलेज लाइफ। और उसमें समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस मजीद ग्रूम होंगे अगर हुकूमतें इसको प्रमोट करें, और हुकूमतों को इनकरेज करने के लिए इस पर पॉलिसीज लानी चाहिए। राइट। अच्छा राजेश साहब, इस वक्त क्योंकि आप चकवाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हमें थोड़ा सा ये बताएं कि चकवाल के वो बेसिक मसाइल क्या हैं जो इस हुकूमत को हल करने चाहिए और शायद वो नहीं कर पा रही। देखिए, चकवाल के बेताशा मसाइल हैं। जैसे पहले मैं एक जिक्र कर चुका हूँ कि मेरे जो लोग हैं चकवाल के, उनको पिंडी मूव करना पड़ता है, ठीक है उनको। और आई क्लेम के जितने शोधा गाजी मेरे जिले से हैं, इतने पंजाब के या मुल्क के किसी जिले में नहीं है। तो ये उन लोगों को सबसे पहले वहां पर जो हॉस्पिटल है जिसके लिए दे हैव टू मूव टू रावलपिंडी, वो उनके जिले में उनका राइट है, उसको होना चाहिए, ठीक है। इसमें वट एवर जो अगर इसमें मिलिट्री ऑप्शन इन्वॉल्व हैं तो उनको स्टेप मूव करना चाहिए वहां पर। हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशली जो मेरे आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड लोग हैं, और गाजी और शोदा वहां पर उनके वर्षा और वो सारे, उन लोगों के लिए वहां पर मेडिकल इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन माय डिस्ट्रिक्ट। जिससे हल्के से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, तो मेरे जिले का एक जो बड़ा इशू है, वो इशू इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा इशू है। अ, एक देहात से दूसरा देहात काफी ज्यादा फासला है, और फासलों को कवर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इवन जिस यूनियन काउंसिल और मेरे सराउंडिंग के एरियाज, तो हमारे पास तो साफ पीने का पानी भी नहीं है। हमारे पास तो बिलीव मी कि हम उस जिले से तल्लक रखें कि जहाँ साफ पीने का पानी नहीं है मेरे हल्के के लोगों के पास। मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में इवन बेसिक हेल्थ यूनिट नहीं है। मेरी यूनियन काउंसिल में ड्यू टू सीमेंट फैक्ट्रीज मेरे हल्के में, वहाँ पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो एक्शन लेती है कि अच्छा, हमारी हुकूमतों में तो ट्रैफिक जाम के ऊपर भी 100 मोटो एक्शन हो जाते थे, लेकिन जो पोल्यूशन फैक्टर है मेरी सीमेंट फैक्ट्रीज की से, वो एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर। यूनिवर्सिटी अभी कोई बुनियाद रखी गई है, आई डोंट नो वो उसमें डॉक्यूमेंट्स की हद तक है या रियलिटी की हद तक है, लेकिन एजुकेशन उसके अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है मेरे ज़िले में। साफ पीने का पानी मेरे ज़िले में अब भी एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मिलिट्री हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट है मेरे ज़िले की। हालांकि लास्ट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 8 to 30 वहाँ सेंटर दिया, और ये मेरी पार्टी के दौर में वहाँ चकवाल में बेसिक रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ पर सेंटर कायम हुआ। और दो बहुत बड़ी सड़कें वहाँ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मीट करने के लिए दी। लेकिन स्टिल मैनी इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। लेकिन इसमें मेरे लोगों का भी कसूर है, और अनफॉर्चुनेटली जो आज तक हम चकवाल से हमारी क़यादत आती रही, बहुत माजरत के साथ उनका भी कसूर है। क्योंकि वो जो गवर्नमेंट आई उसमें वही चेहरे दोबारा आए। वो काफ लीग हो, वो नून लीग हो, वो आज ये पीटीआई ये हो, चेहरे तो वही हैं सारे। आ, लो, लोगों का किसी हद तक कसूर है। जब एक रात पहले तक आप कहेंगे एक जमात मेरी माँ है, और सुबह आप मुस्लिम लीग नून, मेरे हल्के से जो एमएनए बने एक रात पहले तक मुस्लिम लीग नून उनकी माँ थी, और दूसरे दिन वो पीटीआई में थे। तो कैसे आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो अपनी पार्टीज के साथ सिंसियर नहीं है, जो अपनी लीडरशिप के साथ सिंसियर नहीं है। मेरी जिले की हर पॉलिटिकल शख्सियत को उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, एक दो को एक्सक्लूड करके। मेरे जिले के हर पॉलिटिशियन को उसकी नर्सरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, लेकिन जब उसने ग्रो किया उसने पार्टी बदली की। अनफॉर्चुनेटली ये मेरे जिले की बदकिस्मती रही कि उसकी लीडरशिप इब्नुल वक्त थी, वो पार्टियां बदली करते रहे, वो एक जगह पर नहीं खड़े। आप भैंस की भी अगर जगह चेंज कर देते हैं ना जिले साहब, तो वो भी सही दूध नहीं देती।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे लीडर्स, मेरे कायदीन हर इलेक्शन में एक नए झंडे के साथ जाते हैं और लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं, तो उनके मसले तो वहीं के वहीं रहेंगे, उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं आपका कम टाइम लेना चाहता हूं, लेकिन बीबी शहीद को ये क्रेडिट जाता है कि बीबी शहीद ने देखा कि चकवाल एक निगलेक्टेड जिला है। बीबी शहीद ने देखा कि 71, 77 वी वॉन फ्रॉम चकवाल। उन्होंने देखा कि उसके बाद चकवाल से हम मेजर सीट नहीं जीत सके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उन्होंने उस वक्त चकवाल में, बीबी शहीद ने एडवाइजरशिप दी चकवाल में अपने एक जियाले को। तो आई रियली अप्रिशिएट, मैं उनके विजन को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, बीबी शहीद ने डिस्ट्रिक्ट चकवाल को एडवाइजरशिप दी, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। गुलाम अख्तर जिलानी साहब मेरे जिले से एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर बने। बीबी शहीद ने इस चीज का इदराक किया कि ये निगलेक्टेड है और इसको मेन स्ट्रीम में होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उसी विजन, उसी सोच की जरूरत है जो मोहतरमा बीबी शहीद की सोच थी, जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब की सोच थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया। बेशक कि उनका एक विजन था और वो एक इतनी अजीम लीडर थी। मैं उनको बहुत अजीम लीडर इसलिए मानता हूं कि उन्होंने अपनी लीडरशिप को उस टाइम पे प्रूव किया सर, जिस टाइम के ऊपर शायद पीपल्स पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उन्होंने उसको एक नई रूह बख्शी, एक नई जान बख्शी। आपने उनके नाम से एक एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में ये बताइएगा कि वो एम्बुलेंस सर्विस की जरूरत पड़ी क्यों वहां पे? क्योंकि मैंने जो सुना है कि 1122 का निजाम तो पूरे पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस सर्विस की आखिर जरूरत क्यों वहां पे महसूस हुई? वहां पे क्या कमी है? और दूसरा, आपका एक फूड कार्ड का आपने इजरा किया है, उसके बारे में भी जरा बताइएगा कि वो आप किस तरह से चकवाल की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। देखिए सर, एम्बुलेंस सर्विस मेरा मेरा ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन जब मैं अपने हलके में गया तो अब मेरे यूनियन काउंसिल के साथ आगे एक आड़ा यूनियन काउंसिल है और उसकी लगभग 22 के करीब करीब उसकी ढोके हैं, और एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल, अच्छा, हेल्थ फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं इसमें। मैं किसी स्पेसिफिक उसको दोष नहीं दे रहा, हमारा अपना भी लोगों का, हम वोटर्स का भी कसूर होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का भी होता है। हमें हम में भी कोताहियां होती हैं कि हम अपने इलेक्टेबल से या सिलेक्टेबल से हम वो काम नहीं दे सकते होते, तो उसमें मैं खुद को भी कसूरवार समझता हूँ कि ये हमें, वोटर में वो जरूरत होनी चाहिए तो वो जिसको इलेक्ट कर रहा है तो उसके गिरबान पर हाथ रख कर पहले के लिए काम करवाए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज को मीट नहीं कर सके। जो डिस्टेंस है सर, मेरी वहां पर म्यूनसिपल है जो चौहा साधन शाह, अब वहां तक ट्रैवल करते हुए ना तो वहाँ उस हॉस्पिटल में कोई इतनी अच्छी सर्विसेज हैं, ना वहाँ की उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वही पूरी करते करते जो इमरजेंसी में पेशेंट है वो नंबर ऑफ ओकेजन्स वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। ड्यूरिंग माय इलेक्शन कैंपेन मेरे अपने हलके से मेरा एक वर्कर था और वो उसका एक्सीडेंट हुआ और ही कुड नॉट रीच, मेरे अपने गांव का था, मेरे भी ही कुड नॉट रीच टाइमली, वो नहीं पहुंच सके, वहां से ख्याल आया। तो आई कैन नॉट से कि मैं पूरे हलके में मैंने एम्बुलेंस सर्विस चलाई है, लेकिन मैं जहां तक कोप कर सकता हूँ, मेरी एम्बुलेंस जो सर्विस है वो चौहा साधन शाह से लेकर लतीफवाल तक मैं उसको कोप कर लेता हूँ जब मुझे जरूरत पड़े। और लास्ट दिनों मतलब इवन डंडोत टू लतीफवाल बड़ा फासला है, लेकिन मुझे वहां से भी जब कॉल्स आई तो हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंची और द नंबर इज ओपन, और वो बड़े नॉमिनल चार्जेस पे, डेट इज लेस देन ईदी, इवन जो ईदी चार्जेस ले रहा है उससे भी कम चार्जेस पर लोगों की फैसिलिटेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये मैंने जज़ाए खैर के लिए इसको स्टार्ट किया और इसको कैरी ऑन रखूँ इंशाल्लाह। नहीं, इसके लिए मैंने इसलिए भी स्पेशली सर इसका जिक्र किया क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, एक हुकूमती नुमाइंदा ना होते हुए अगर आप ये कर रहे हैं तो ये वाकई में एक काबिल तहसीन है और इन बातों का जिक्र होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, आपने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर भी रिप्रेजेंट किया और दुनिया में पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको आपने वहां पर उसकी नुमाइंदगी की बैरून मुल्क। उसके बारे में थोड़ा बताइए और साथ में ये बताइए कि आजकल जो बिजनेस कम्युनिटी के बारे में हुकूमती कुछ दावे हैं
कि बहुत जबरदस्त फ्लरिश कर रहा है हमारा बिजनेस और बहुत ऊपर जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि माजी में और आज में बिजनेस कम्युनिटी ऊपर गई है या नीचे आई है? देखिए, मुझे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन बेल्जियम। मुझे इत्तेफाक हुआ और मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने मुल्क को 2018 में बेल्जियम में रिप्रेजेंट किया, अपने मुल्क के पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सेकेंड टाइम आई वाज ब्लेस्ड विद एन अपॉर्चुनिटी कि मैं बर्मिंघम में मैंने उसको अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की। 2019 मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने डैलस अमेरिका में जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और बिजनेस कम्युनिटी को। तो वो तो एक बिग चैप्टर के 22 करोड़ की आबादी है और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और लोग यहाँ आने चाहिए। लेकिन सर, दुनिया बड़ी समझदार है जिले साहब। दुनिया विजिलेंट है, दुनिया समझती है। दुनिया ने आपके ये 25 जुलाई को जो खेल तमाशा हुआ था, लंदन टाइम्स ने उसके एक कार्टून में आपका सारा उसमें उसने खुलासा बयान कर दिया था कि उसने लंदन टाइम्स ने जब वो कार्टून चलाया तो मैं समझता हूँ कि हम 22 करोड़ लोगों की एक इंसल्ट हुई थी। जिस तरीके से उसने बल्ला पकड़ाया हुआ था एक बावर्दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और नीचे खान साहब ने वो बल्ला पकड़ा हुआ था। तो बिजनेस कम्युनिटी नहीं अट्रैक्ट होगी सर, अनटिल अनलेस आपके मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो। जिले साहब, मैं देहात से बिलोंग करता हूँ। जब गांव में किसी दूल्हे की भी शादी होती है ना, तो उसकी भी राइट लेफ्ट रोटियां पकाई जाती हैं, उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है। आप मुझे बताएं कि इमरान खान को, ये जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, इसको किस दुनिया के मुल्क ने अदर देन अफगानिस्तान एक दिन के दौरे पर गए, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। वो चाइना तो गरीब कौम वैसे ही फंसी है हमारे साथ है, सी पैक में आपने उसको फंसा कर, उसकी मजबूरी थी। कतर जो कि दुनिया से वैसे ही आइसोलेट था, उधर खान साहब एक दिन। अदरवाइज किस रिस्पेक्टेबल, मुझे बताएं कि इवन अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड, यूरोप में, अमेरिका, किसने, यहाँ तो रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई यूसुफ रजा गिलानी को, रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई इन अमेरिका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, लेकिन खान साहब को दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, आप हमारे पीपल्स पार्टी के 18 माह का दौर उठाकर देखें। मोर देन 200 कंट्रीज बीबी उस टाइम विजिट करके आएंगे। आप मियां नवाज शरीफ, आई डोंट एग्री विद हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लेकिन इवन देन ही वाज एक्सेप्टेबल फॉर द वर्ल्ड। जब तक आपकी लीडरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द वर्ल्ड, आप छोड़ दें कि आपके मुल्क में बिजनेस फ्लरिश करेगा। मैं जिस बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, जब लास्ट गवर्नमेंट गई, डॉलर था 112 रुपए, आज डॉलर है 161 रुपए। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट, दुनिया में ऑयल प्राइसेस गिर रही होती हैं, हमारे यहाँ ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। फेलियर ही इसके पास, इनके पास अनफॉर्चुनेटली टीम ही नहीं है। इनकी, उन्होंने खुद कह दिया कि हमारी तैयारी नहीं थी गवर्नमेंट में आने की। वी डू नॉट हैव टीम, ना इनके पास इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट, ना इसके पास खारजा अमूर को देखने के लिए बंदा। तो जब तक आप दुनिया में आपकी दुनिया, दुनिया नाउ इज अ ग्लोबल विलेज, जब तक आपके अपने राइट लेफ्ट पड़ोसियों के साथ तल्लुकात नहीं ठीक, आप बिजनेस में एक्सेल करने का सोच भी नहीं सकते दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली आज हम सारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ कर बैठे हैं। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव लाइन इन खारजा पॉलिसी। आपने टर्की को, ईरान को, अमेरिका को, चाइना को आपने इन लाइन लेकर चलना है। और वो लोग नहीं कर सकते जो, जिनको ये बताया गया हो कि आपने शेरवानी पहननी है, यू विल बी सिटिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, और तुम्हारा ये 3 साल का रोल हमने लिख दिया, 4 साल का रोल लिख दिया। नॉट लाइक दिस। जब तक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो आउट ऑफ क्वेश्चन कि आपका मुल्क बिजनेस में फ्लरिश कर सकता है, आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप अपने लोगों को कुछ डिलीवर कर सकते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इस बेचारे का भी कसूर नहीं है, इसको लाकर वजीर आजम की कुर्सी पर आपने बिठाया, तो ये वो क्वालिटी, सॉरी टू से, ये वो क्वालिटी नहीं है इसमें, ना इनकी टीम में है। और टीम कौन सी इनकी, आपने 2 बंदी जमात से उठाए, आपने 2 बंदे नून लीग से तोड़े। वही मुझे कोई एक नया चेहरा दिखा दें इस पूरी टीम में कि जो इनकलाब लाएंगे। आप मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब इनकलाब लाएंगे? वो यार, मेरे ही लोग इनको जरूरत पड़े, हमारे लोग राइट लेफ्ट, मेरे ही वजीर।
हमारे ही लोग इधर उधर जमातों से पकड़ धकड़ करके आपने एक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया और अब आप उनसे मेरिकल्स एक्सपेक्ट करें तो नहीं है। योर क्वेश्चन वाज बिजनेस, तो बिजनेस तो यार इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद मेरी मनी तो डी वैल्यू हुई है, मेरी मनी डी वैल्यू हुई है। और इट वाज क्वाइट स्टेबल इन लास्ट 5 years गवर्नमेंट, उससे पहले भी दैट वाज अंडर कंट्रोल। इनसे इनसे तो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो यू कैन नॉट कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन योर कंट्री। मैं समझता हूँ बिजनेस कम्युनिटी उसके पास तो कोई वे, और इनको तो समझ भी नहीं है। और अपने मसाइल समझाएं तो इनको क्या समझ आएगी? मुझे आप इनकी टीम का कोई बंदा बताएंगे जिसको ये मसाइल समझ आ जाए। राइट। अच्छा राजेश साहब, आपने बात की एक्सेप्टेंस की दुनिया में, लेकिन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है या पाकिस्तान के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके बारे में तो एक यानी एक खास सोच है कि जनाब खान साहब की बड़ी एक्सेप्टेंस है उनके अंदर, और वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, और ये स्टेडियम भर दिया, ये सारा कुछ कर दिया। तो आप कह रहे हैं उनकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है? और सर वो जो स्टेडियम भर गया, वो ट्रंप ने आकर क्या कहा उस स्टेडियम भरने के बाद? ट्रंप ने कहा कि यू आर फेमस इन अमेरिका लाइक अ रॉक स्टार। उसने तो इंसल्ट कर दी 22 करोड़ का जो नुमाइंदा किया हुआ था। उसने कहा कि जिस तरह तुमने स्टेडियम भरा है, यूं तो रॉक स्टार भी स्टेडियम भर देता है। यानी उसने इसको माइकल जैक्सन के साथ मिला दिया। सॉरी टू से दैट वाज इंसल्ट ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कि उसने इमरान को कहा, उसने पाकिस्तान की इंसल्ट की, उसने पाकिस्तान के फ्लैग की इंसल्ट की। जब ट्रंप ने कहा कि इमरान खान यू आर जस्ट पॉपुलर लाइक रॉक स्टार, उसने तो इमरान खान को रॉक स्टार के साथ मिला दिया। और रॉक स्टार तो जुनैद जमशेद, अल्लाह की जात उनको जन्नत दोस्त में, वो तो आप शहजाद राय को खड़ा करें, जुनैद जमशेद तो स्टेडियम तो फिर भी भर जाता है। स्टेडियम तो भरना कोई मुश्किल नहीं है। और ट्रंप ने हमारी इंसल्ट की, मेरे फ्लैग की इंसल्ट की। उसने कहा इमरान इज अ रॉक स्टार, यू आर फेमस हियर एज अ रॉक स्टार। और रही आपने बात की कि बाहर के लोग बड़े इनको अपना मसीहा मानते हैं, मुझे आप एक पाकिस्तान में एक सिंगल एग्जाम्पल बताएं कि जिसने खान साहब के आने के बाद अपना ब्रिटिश पासपोर्ट फाड़ा हो, अपना ग्रीन कार्ड फाड़ा हो, और उसने कहा हो कि पाकिस्तान इनकलाब आ चुका है और मैं अब इस इनकलाब का पार्ट बनने जा रहा हूं। मुझे एक एक दुनिया की एक एग्जाम्पल दिखाएं जिस बंदे ने अपना पासपोर्ट फाड़ा और उसने कहा खान आ चुके हैं और मैं इस इनकलाब का हिस्सा बनता हूं। तो सर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, लोग बेचारे बेफूल हुए हैं, लोग बेचारे बेवकूफ बने हैं। लोगों ने कहा ये नई फिल्म आ गई है। लोग तो इस नई फिल्म के चक्कर में सर बेचारे ब्लफ हुए हैं। लोग हमारे साथे हैं, लोग ब्लफ हुए हैं इसके चक्कर में। इसने कहा मैं डॉलर यूं आएगी यूं मारूंगा, इसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, इसको लाकर बिठाया गया। आज जिले साहब आप विजनरी हैं, ये बैठा हुआ है, ये किसी और को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ये इस टाइम मुल्क में कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। ही इज रिप्रेजेंटिंग समवन एल्स। ये किसी और के इंटरेस्ट यहाँ देखने आया हुआ है, ये पीजे शीजे वालों के इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। ये इंटरेस्ट वॉच करने 22 करोड़ के नहीं आया हुआ। राइट। अच्छा, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट। इसके अंदर अब एक चीज और आती है कि जो पीडीएम की एक तहरीक चल रही है सर इस वक्त मुल्क के अंदर, तो हम हमेशा से पीपल्स पार्टी का ये सुनते आए हैं कि जो, क्योंकि जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब वाला जो इलेक्शन जो पिछला था 2013 वाला, उसके ऊपर भी बड़े शकूक शुबहात थे, और जरदारी साहब को उस वक्त ये कहना था कि हम इनको स्टिल 5 साल पूरे करने देंगे जमहूरियत की कंटिन्यूएशन के लिए। तो इमरान खान चलें जैसे भी आया, अगर वो 5 साल पूरे करके जाती है ये गवर्नमेंट, तो इसका फायदा जमहूरियत को होगा सर, और एट द एंड जमहूरियत मजीद मजबूत होगी। तो पीडीएम इन लोगों को बाहर क्यों निकालना चाह रही है? आखिर ऐसा क्या इतना बड़ा मसला हो गया कि इनसे फौरी तौर पे जान छुड़ाना जरूरी हो गया? सर पीडीएम मैं समझता हूँ कि टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट अच्छे सियासतदानों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। सब सियासतदानों से माजी में गलतियां हुई होंगी, मेरी जमात से भी गलतियां हुई होंगी, नून लीग से गलतियां हुई होंगी, मौलाना साहब की जमात से गलतियां हुई होंगी, एएनपी से गलतियां हुई होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जितना अरसा चलेगी आपका पाकिस्तान इकोनॉमिकली वर्स टू वर्स चला जाएगा। ठीक है, मुल्क को एक दोबारा फ्रेश इलेक्शन का ऑप्शन दें, मुल्क को फ्रेश इलेक्शन का ऑप्शन तो दें। पीपल शुड कम आउट टू द स्ट्रीट्स। आप घरों में बैठकर, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, टीवी के ऊपर बैठकर
GOARY के सामने बैठकर आप इनकलाब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको टर्किश कौम को फॉलो करना पड़ेगा जनाब। इनकलाब लाने के लिए आपको लोगों में निकलना पड़ेगा और आपको अपनी लीडरशिप की आवाज पर लबैक कहना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इस गवर्नमेंट को टाइम देने में जमहूरियत का कोई फायदा है। जमहूरियत का कतन कोई फायदा नहीं है इस गवर्नमेंट को टाइम देने का। आप अगर खान साहब समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं तो ही शुड स्टेप डाउन। उसको क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके ऊपर और उसको स्टेप डाउन करके वो फ्रेश इलेक्शन करवाए। और लेट्स सी कि पीडीएम की जमातें उसको अपना ओपिनियन बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सकती हैं या खान साहब की जमात बेहतर तरीके तक पहुंचा सकती है। पिछले इलेक्शन में जरूर हमारे तहफुजात थे। उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि 2013 का इलेक्शन आरोज का इलेक्शन है और वक्त ने साबित किया कि वो आरोज का इलेक्शन था। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून एक आज भी एक जीटी रोड की एक्सेप्टेबल जमात है। हम उसको समझते हैं कि आज कुछ स्पेशली जो 5-6 बड़े डिवीजन था उसमें नून लीग का वोट है। वो किसी हद तक अवाम की नुमाइंदा थी लेकिन ये तो इसकी तो कोई रूट्स ही नहीं है ना इनकी। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। खान साहब पहले इलेक्शन का रिजल्ट आप उठाकर देख लें। इनकलाब ऐसे नहीं आता है। इनकलाब तो भुट्टो साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा तो ये वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो आज तक जिंदा है लोगों में। इनके जो पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स थे 1997, अनफॉर्चुनेटली जो इनके फॉलोअर्स हैं शायद उनको इलेक्शन के उनको पता ही ना हो कि 97 के इलेक्शन में खान साहब कहाँ कहाँ किन किन हलकों में खड़े हुए थे और उन्होंने कितने कितने वोट लिए थे। तो मेरी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खान साहब के पहले इलेक्शन का रिजल्ट गूगल इंटरनेट पीटीआई के कारकुन बहुत अच्छा चलाते हैं उनसे कहीं खान साहब के पहले इलेक्शन का रिजल्ट तो उठाकर देखें 1997 वाले। राइट और खैर आपने इसको एक्सप्लेन किया लेकिन आप जो कह रहे थे कि वैसे बाय द वे मैं छोटा सा एक चुटकुला छोड़ देने लगा हूं। आपने कहा जी एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी बताएं जो आया सर शहबाज गिल आया था वैसे बाय द वे तो वो आज भी शहबाज गिल भी आया और नहीं है। आप देखें कि यार इन लोगों का पीटीआई से दूर दूर तक तल्लक नहीं था। आप मुझे बताएं शहबाज गिल साहब या ये इस्लामाबाद से वो जुल्फी बुखारी तो ये 25 जुलाई से पहले पहले ये किधर थे? वो खान साहब के वो 22 साल के जदोजहद के साथी किधर गए जिले साहब? वो जो 22 साल जदोजहद थी वो जो सारे साथ थे वो जो इस इंकलाब के रास्ते में साथ थे वो एंड आपने शहबाज गिल और एक और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आजकल पंजाब गवर्नमेंट को। अननोन ना इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या इनको हमारी वो एक फिरदौस आशिक अवान साहबा मिल गई वो हमारी जमात के साथ ही। लेकिन शी इज अ लकी वुमन। वो हर जमात में अपनी स्पेस बना लेती हैं। फवाद साहब जैसे लोग मिल गए इनको। सब सराय में गए हुए हैं। दे नो कि ये वहां टेम्परेरी तौर पर हैं। उनके इन सब के लहजे बदल चुके हैं जिले साहब। इन सब के लहजे वापसी वाले लहजे हैं। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इन सब के लहजे वापसियों वाले लहजे हैं। तो आप यू डोंट वरी वो समझदार लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी समझदार है। फवाद साहब समझदार हैं। इन सब के जो लहजे हैं वो नोट करें। वो वापसियों वाले लहजे हैं। चंद साहब का तो है ही वापसी वाला। शायद वो भी वक्ती तौर पर गए हुए थे। तो ये इसके साथ इनके साथ पॉलिटिकल बंदा चल ही नहीं सकता। जो ग्रास रूट लेवल से आया है वो इनकी पार्टी आइडियोलॉजी में वो मिसफिट है। वो कभी कभी कोई इलेक्टेबल इनकी पार्टी में नहीं रहना पसंद करेगा। इनको ये शहबाज गिल जैसे लोग ये जुल्फी बुखारी जिनका अपना कोई हल्का नहीं जिनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जो बाहर से खास प्रोजेक्ट पर आए हैं और वो अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर यहाँ से वापसी का सफर पकड़ लेंगे। राइट वैसे आपने पार्टी आइडियोलॉजी का जिक्र किया सर। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई पीटीआई की पार्टी आइडियोलॉजी है क्या। लेकिन चलें आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं इनकी शायद कोई आइडियोलॉजी हो। वैसे सर इस पूरे सिलसिले में आप मुझे ये बताइए कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है और उन्होंने अभी रिसेंटली मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है खान साहब ने दबे लफ्जों में और कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो लेकिन अगर वो मुज़ाकरात की दावत देते हैं और आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात करने में से हर्ज क्या है? मुज़ाकरात किए तो जा सकते हैं ना। देखिए मुज़ाकरात होते हैं बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस। ठीक है। आई स्टिल थिंक ही इज नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स। इसके साथ आप किस चीज के अच्छा खान साहब ये गारंटी दे दें कि वो खुद ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं तो लोग उनके साथ बैठ जाएंगे मुज़ाकरात करने। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी खान साहब नहीं है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कोई और है। खान साहब के पास कोई इस टाइम इख्तियार नहीं है मुज़ाकरात करने का। खान साहब कहते हैं एनआरओ खान साहब नहीं दे सकते।
खान साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो कठपुतली है, वो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है जिले भाई कि वो मुज़ाकरात किस बात की दावत देगा, किस बेस पर उसके साथ कैसे लोग बैठ जाएं। जब अल्लाह राइट। ताला आपको जिले भाई किसी अच्छी पोजीशन पर भेजते हैं तो आपको तो जाना चाहिए, आपको हम्बल हो जाना चाहिए। मैं हैरान हूं कि इस मतलब अच्छा वैसे माजरत के साथ मैं आपको बताऊं, इनका ताल्लुक मियाँ वाली से है और मेरा डिस्ट्रिक्ट चकवाल है, तो महसूस ना कीजिएगा, मैं मियाँ वाली के लोगों से पहले माजरत करता हूँ। हमारी तरफ एक बात मशहूर है मेरे इलाके में, और वो कहते हैं कि जो मियाँ वाली का मैट्रिक है ना, उससे चकवाल का दांत बेहतर होता है। दांत समझते हैं ना आप? जी जी। बैल जो है ना चकवाल का, वो मियाँ मैट्रिक से भी अच्छा होता है। तो माजरत, मैं मियाँ वाली वालों से माजरत, लेकिन ये मेरे तो किसके साथ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में खान साहब, किस कैपेसिटी में मुज़ाकरात करेंगे, कौन सी जमात पीटीआई? तो ये एक जमात होती है, उसको हर 5 साल बाद एक नया नाम दिया जाता है। इस पीटीआई को जरा सा रिवर्स लेकर जाएं तो इसका नाम काफ लीग था, उसको मजीद रिवर्स लेकर जाएं तो उसका नाम चठा लीग था, उसको मजीद रिवर्स लेकर जाएं उसका नाम जुनेजो लीग था। तो ये अनफॉर्चुनेटली मेरी इस्टेब्लिशमेंट को पूरे पाकिस्तान का गंद एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा करने का शौक होता है। हर 5-10 साल बाद यहाँ इस तरह का तमाशा लगता है, और 5-5 साल किसी एक डमी को दिए जाते हैं। कहाँ गए आप मुझे बताएं ना आज, कहाँ गई चठा लीग, कहाँ गई? चलें मुझे आप बताएं, 90s की वो चठा लीग किधर गई? मुझे आप बताएं काफ लीग कहाँ रियलिटी स्टैंड कर रही है उसकी? ठीक है, उस बेचारे के कायदीन को अपनी 1-2 सीटें बचाना मुश्किल हुआ होता है, एक जिले तक महदूद है। वो जमात जिसके लिए मुशर्रफ साहब मुक्के लहराते थे कि ये मेरी जमात, वो शहराए फैसल के मुक्के लहरा रहे थे, ये सॉरी पार्लियामेंट के सामने डी चौक के साथ, किधर गई वो जमात? पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में उनका नाजम था। आज वो जमात की किधर है रूट्स? तो आप बड़े पुरुमीद हैं कि जब तक आपकी रूट्स, आपकी जमात की, आपकी लीडरशिप की लोगों में ना हो तो आप सबर भी नहीं कर सकते। आप देखिएगा अगले 5 साल ये जमात ही नहीं नजर आएगी, या इसका नाम ही बदली हो चुका होगा, या कोई फिर से एक नई मुस्लिम लीग की बुनियाद डाल चुकी होगी। और ये सब इस इशारे में है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ से एक नई मुस्लिम लीग की बुनियाद डले और हम यहाँ से अपना पड़ाव किसी और मुस्लिम लीग में जाकर कर लें। अनफॉर्चुनेटली मेरी पॉलिटिक्स कलमी है, यहाँ ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं मेरे, अनफॉर्चुनेटली स्पेशली मेरे पंजाब के इलेक्टेड इंतजार कर रहे होते हैं कि कौन सी एक नई मुस्लिम लीग की बुनियाद बने, चाहे उसका नाम आप पीटीआई रखें, जो मर्जी रखें, कि हम उधर जाकर पड़ाव करें और हम अगले 5 साल कैसे गुजर। राइट। बहुत शुक्रिया राजा रिजवान साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। और सबसे जो मुझे अच्छी चीज लगी वो ये है कि जिस तरह से आप चकवाल की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा बेहतरीन काम है, बड़ा जबरदस्त है। सियासत में जो असल चीज है वो खिदमत है, और अगर हमारे अक्सरियत सियासतदान इस बात को समझ लें और राजा रिजवान साहब की तरह पार्टी लाइन से अगेन बालातर होकर अपने लोगों की खिदमत करें, तो शायद हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा सुधार पैदा हो जाए। राजा रिजवान साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत सी बातों पे इनलाइटन किया, और बड़े जबरदस्त तरीके से मैं कहूंगा अपना मुकदमा जो है आपने अवाम के सामने पेश किया। उम्मीद है जो लोग हमें बाद में भी देखेंगे, और हमें, मैं देख रहा था आपके चाहने वाले जो है वो बड़ी तादाद में हमें आज देख रहे थे, तो ये एक इस बात का सबूत है कि लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके इलाके के लोग आपसे, आपकी इज्जत करते हैं। और वो तमाम लोग जिन्होंने आज मुझे राजा रिजवान साहब से इस प्रोग्राम के लिए कोऑर्डिनेट करवाया, जिनमें से मैं अली सादिक साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, न्याजी साहब, साजिद न्याजी साहब जो उन्होंने भी बड़ी हेल्प की, बड़ा जबरदस्त उन्होंने इस सिलसिले में हमें कनेक्ट करवाया स्पेसिफिकली, और राजा फुरकान अख्तर काशिफ साहब ने पूरा सेटअप हमें बना के दिया। तो ये तमाम हजरात जो उन्होंने आज इस प्रोग्राम में हमें, क्योंकि हमारी जो है मदद भी की, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और राजा साहब मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपने अपने इंतहाई बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। तमाम देखने और सुनने वालों का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स भी किया और हमें सपोर्ट किया। जी राजा साहब, आखिरी अल्फाज प्लीज। सर बहुत शुक्रिया जिले भाई। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर मेरी बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब भी इस्लामाबाद की तरफ कॉल रहे, तो मेरी अपने वर्कर से, अपने कायदीन से एक्सपेक्टेशन है कि वो हम पीडीएम के साथ कंधे से कंधा मिलकर अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की आवाज़ पर इंशाल्लाह रवां दवा होंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन बगावत
फर्ज होती है, बगावत फर्ज होती है। सुनो अंधों सुनो बैरों, बगावत फर्ज होती है। अपाहज मुर्दा दिल लोगों, बगावत फर्ज होती है। जहां हाकिम ना हो अल्लाह, जहां कुरान ना कुरान, वहां हुक्म खुदा है ये, बगावत फर्ज होती है। जहां वाह, भटके उजाले हों, जहां अंधे सब हों, जहां रोशन दिया करना बगावत के बराबर हो, इन अंधों की बस्ती में बगावत फर्ज होती है। जिए भुट्टो, जिए शहीद बीबी बेनजीर, जिए भुट्टो, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया राणे साहब, और तमाम देखने और सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। आखिर में आपने बड़े जबरदस्त अशार जो हैं वो बयान किए, और बड़े मुझे वैसे भी इनकलाबी शायरी से खासा मजा आता है सुन के, तो बहुत शुक्रिया, आपने इन पे ये अशार शेयर किए। और तमाम देखने और सुनने वालों का भी बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।